हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म बिफोर यूपीएससी पे। और मैं हूं आपका होस्ट रत्नेश कुमार गिल। जैसा कि आप सभी को पता है, केबीसी फॉर्मेट में अपनी क्विज सीरीज चल रही है, जिसमें आपको डायनेमिक लेवल के सवाल देखने को मिल जाएंगे, जो कि आज की परीक्षा के आपके स्वरूप से बिल्कुल मैच खाते हैं। और ये जो सेशन है, जो ये क्विज फॉर्मेट है, ऊपर दिए गए इन सभी एग्जाम के लिए जरूरी है। इनके साथ साथ आने वाले जो भी आपकी वैकेंसी है, जैसे जेपीएससी, सक्षमता परीक्षा, एसएससी, रेलवे, उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगेगा तो आप दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ पर्यावरण, परिवार और स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और बिल्कुल ईमानदारी के साथ इस क्विज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जवाब देते जाएंगे। और इससे पहले आप देखोगे तो आपके 18 एपिसोड हो चुके हैं। 2 आपके स्पेशल एपिसोड हैं, जिसमें एक राम मंदिर स्पेशल है और एक आपका सॉइल स्पेशल है। एक आपका फ्यूचर में एक स्पेशल एपिसोड आएगा इस बार के रिपब्लिक डे को लेकर के, क्योंकि इस बार की 26 जनवरी में कई ऐसे फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम पर्पज से और आपके नॉलेज के लिए ज़रूरी है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं सेशन को। दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करते जाएंगे ताकि हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके। तो पहले सवाल की तरफ चलते हैं। आपका पहला सवाल 500 के सांकेतिक रूपों के लिए आपका सवाल यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मैं आपको समझाता चलूँ। वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलते हैं कि वैसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, यानी जिसमें नंबर तो होंगे लेकिन साथ ही साथ उसमें एक डायरेक्शन भी होगा कि वो किस दिशा में वो गया। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी वह राशि है, कौन सी वो भौतिक राशि है जो सदिश राशि है। सदिश मतलब जिसमें दिशा का होना जरूरी है, डायरेक्शन का होना जरूरी है। आपके ऑप्शन है वेलोसिटी यानी वेग, स्पीड यानी चाल, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, और एक्सेलरेशन यानी त्वरण। फिर से मैं आपको बताता चलूँ, सदिश राशि आपको बताना है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। आपको इसके ऑप्शन है वेलोसिटी यानी वेग, स्पीड यानी चाल, डिस्प्लेसमेंट यानी आपका विस्थापन, और एक्सेलरेशन यानी त्वरण। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे और जल्दी से मैं समय भी समाप्त करूंगा दोस्तों। साथ ही साथ आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ इस क्विज सेशन को करते जाएंगे। ठीक है, और जो आपका 1 से 13 आपका एपिसोड था, उसके विनर शायद स्वाति सिंह थी। अभी 14 से 20 वाले में आपका देखते हैं विनर कौन होता है। जो विनर होगा उसको इस चैनल के माध्यम से कुछ ना कुछ आपके गिफ्ट भेजे जाएंगे। चलिए समय समाप्त करता हूँ, और आपका सही जवाब होगा दोस्तों, ये है आपका स्पीड। आपसे पूछा गया था कौन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो नॉट वाला में देखिए, यहाँ पर एक्चुअली नॉट पूछा गया था कौन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो आप देखोगे वेग जो है ये आपका सदिश राशि है, इसमें दिशा होती है। विस्थापन में भी दिशा होती है, और एक्सेलरेशन यानी त्वरण में भी दिशा होती है। लेकिन जो चाल है, चाल में आपकी दिशा नहीं होती, इसलिए चाल जो है वो अदिश राशि है। बाकी तीनों की तीनों आप देखो, वेग, विस्थापन और त्वरण, ये तीनों के तीनों कैसी राशियां हैं? सदिश राशियां, याद रखेंगे। अच्छा, एक कमेंट सेक्शन में आप एक और जवाब देते जाएंगे, जो बल है, फोर्स, बल कैसी राशि है? सदिश राशि है या अदिश राशि है? ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताते जाएंगे कि फोर्स यानी बल आपका सदिश राशि है या अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी का एक सवाल है। 1000 के सांकेतिक रूपों के लिए व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ कंटेस्टिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ठीक है, अलग अलग चुनाव के लिए आपकी न्यूनतम उम्र सीमा अलग अलग होती है। ठीक है, तो आज के सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेसिडेंशियल यानी राष्ट्रपति के चुनाव को लड़ने के लिए किसी भी व्यक्ति की, किसी भी वैध व्यक्ति की, एलिजिबल व्यक्ति की कम से कम न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है 35 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष या 30 वर्ष। जल्दी से आप अपनी जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए मिनिमम एज, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आपके न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष या 30 वर्ष। जल्दी से जवाब देंगे और समय को मैं समाप्त कर रहा हूँ। और आपका समय समाप्त हुआ दोस्तों, और आपका सही जवाब जो होगा वो है आपका 35 वर्ष। याद रखिएगा, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए व्यक्ति की न्यूनतम एज जो होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति के लिए भी आपका 35 वर्ष की उम्र सीमा होनी चाहिए, जबकि आपकी राज्यसभा के लिए ये उम्र सीमा 30 साल होनी चाहिए। लोकसभा और विधानसभाओं के लिए ये उम्र सीमा 25 वर्ष है, और लोकल इलेक्शन, मुखिया, वार्ड या नगर निगम, नगर पार्षद के लिए आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए।
तो आप सभी चीज़ों को क्लियर चलेंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष, और जितने भी आपके लोकल निर्वाचन हैं, चाहे आपके पंचायती राज के हों चाहे नगर निगम के लिए, उनके लिए कम से कम आपकी उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष। मतदान के लिए आपकी न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, ये जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे कि वोट डालने के लिए, मत देने के लिए आपकी न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेशन आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहेगा। हिस्ट्री का एक और बहुत ही तगड़ा वाला सवाल है। आपको पता होगा, इतिहास में आपने पढ़ा होगा जनपद के बारे में, जनपद महाजनपद के बारे में। तो उससे ही एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूलर हैड कंट्रोल ऑन आयरन ओर्स, एम्पावर देम सुपीरियर टू ऑल। आपको पता होगा कि इतिहास में शुरुआत में 16 महाजनपद थे, ठीक है, लेकिन बाद में आपने देखा कि उन 16 में से कोई एक ऐसा महाजनपद था जो बाकी 15 पे भारी पड़ गया, ठीक है। और ये वही महाजनपद था, और इसके पीछे का कारण बता रहा है कि क्यों वो महाजनपद जो है, एक महाजनपद बाकी 15 से सुपीरियर हो गया, क्योंकि उसने लोहे की खान पे उसका नियंत्रण था, यानी उसके क्षेत्र में लोहे की प्रचुर मात्रा थी, जिससे उसके हथियार, उसके जो साधन है, जो आपके यंत्र हैं, वो बहुत ही मजबूत हो गए। बाकी जो महाजनपद वाले थे वो भी तांबा और कांसा ही यूज कर रहे थे। इस महाजनपद वाले को लोहा मिल गया, तो इस लोहे की खोज के कारण ये बाकी 15 से सुपीरियर हो गया। और देखोगे कि बाद के समय में ये जो महाजनपद है, ये भारत का साम्राज्य के रूप में उभरेगा, ठीक है। तो आपको बताना इसमें से कौन सा वह महाजनपद, कौन सा वो वंश है जिसने रूल किया आयरन ओर्स पे, लौ अयस्क वाले क्षेत्रों पे, जिसके कारण वो बाकी और जितने महाजनपद थे उनसे वो सुपीरियर हो गया, उनसे वो शक्तिशाली हो गया। आपके ऑप्शन है मगध, कौशल, मल्ल, कंबोज। फिर से ऑप्शन सुनेंगे, मगध, कौशल, मल्ल और कंबोज। इनमें से वो कौन सा महाजनपद था जिसने लौ अयस्क वाले क्षेत्रों पर नियंत्रण किया था, जिसके कारण वो बाकी सभी से शक्तिशाली हो गया। चलिए, सवाल का समय समाप्त हुआ और आपका सही जवाब है दोस्तों, वो है आपका मगध। मगध के बारे में आप जानोगे कि जो झारखंड वाला एरिया आज के समय में, आज आपको जो झारखंड दिख रहा है या उड़ीसा जो दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं मगध जनपद का हिस्सा बन चुका था। और जिसके कारण देखोगे कि इस क्षेत्र में हाथी और लोहे की प्रचुर मात्रा मिली, जिसके कारण इसने युद्ध में और आपके विकास के मामले में बाकी जो 15 जनपद थे उनसे कई ज़्यादा, कई गुना जो है अ, मतलब खुद को सुपीरियर बना लिया। जिसके कारण देखोगे कि एक तो यहाँ पर अत्यधिक व्यापार का बढ़ावा मिला, बहुत ज़्यादा व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ी, जिससे पैसे जो है यहाँ पर काफ़ी आना शुरू हो गया। और दूसरा, आयरन और लौ अयस्कों की मौजूदगी के कारण इसके जो हथियार हैं, इसके जो रथ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो गए, जिसके कारण ये युद्ध में बाकी सभी महाजनपदों की अपेक्षा मतलब बहुत ही पावरफुल और सुपीरियर हो चुका था। तो सही जवाब है आपका मगध जनपद, याद रखेंगे। जो कि आज के समय में मगध जनपद आज का आपका कौन सा हिस्सा है दोस्तों, तो जो बिहार का हिस्सा आप देख रहे हो, यही आपका मगध जनपद का हुआ करता था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, आयरन ओर्स और हाथी। चलिए, सेशन को शेयर करते चलेंगे, लाइक करते जाएंगे और अगले सवाल की तरफ बिल्कुल ईमानदारी से करते जाएंगे। बुक की तरफ हम लोग चल रहे थे कि कौन से बुक, इतिहास की पुस्तकें भी काफ़ी महत्व रखती हैं। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय हर्षवर्धन। इसमें से वो कौन सी पुस्तक है जो एक शासक था वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का, जिसको आप बोल दो हर्षवर्धन, ठीक है, जिसके पिता थे आपके पुष्यभूति और उसके बड़े भाई थे राजवर्धन, इसकी बड़ी बहन थी राजश्री। तो ये खुद भी बहुत ही एक फेमस कवि हुआ करता था, बहुत ही फेमस एक लेखक था हर्षवर्धन। तो आपको बताना है इसमें से वो कौन सी पुस्तक है जो किंग राजा हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। आपके ऑप्शन है पद्मावती, रत्नावली, पृथ्वीराज रासो और मुद्रा राक्षस। अगर आपने पुराने क्विज किए होंगे तो इसमें दो ऑप्शन तो आप आसानी से एलिमिनेट कर पाओगे, क्योंकि दो बुक के बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखा है। आपको बताना है हर्षवर्धन, जो राजा हर्ष भी इसको बोलते हैं, तो हर्ष के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? पद्मावती, रत्नावली, पृथ्वीराज रासो, मुद्रा राक्षस।
जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। समय को मैं समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों, और आपका समय समाप्त हुआ। और इसका सही जवाब है आपका रत्नावली। रत्नावली जो है ये आपके हर्ष के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि हर्ष ने खुद से इन पुस्तकों को नहीं लिखा था, इस किताब को लिखने वाला कोई और था और हर्ष ने इसको अपना नाम दे दिया था। तो याद रखिएगा रत्नावली। प्रियदर्शिका एक पुस्तक और भी है, प्रियदर्शिका और नागदर्शक। ये कुछ ऐसे पुस्तकें हैं जो माना जाता है कि राजा हर्ष ने लिखी थी। पद्मावती की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। पृथ्वीराज रासो आपको पता है चंद्रवरदाई की लिखी गई पुस्तक है, जो कि पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे। और मुद्रा राक्षस तो आपको पता है विशाख दत्त की पुस्तक है। तो बहुत ही फेमस है रत्नावली प्रियदर्शिका, और इसके लेखक हैं आपके किंग हर्ष या हर्षवर्धन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वेयर द चीफ गेस्ट ऑफ फर्स्ट रिपब्लिक डे। आपको पता है कि हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसीलिए हम लोग हर वर्ष 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे मना रहे हैं। और 26 जनवरी 1950 को ही क्यों हुआ था, तो इसके पहले एक ऐतिहासिक घटना है, उस पर कभी और चर्चा कर लेंगे। फिलहाल आपका सवाल ये है कि जब पहला गणतंत्र दिवस था, जब पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया 1950 में, तो हमारे चीफ गेस्ट कौन थे। आपको पता होगा कि हर वर्ष 26 जनवरी को एक विदेशी मेहमान, एक विदेशी राजनेता हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आते हैं। जैसे इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रोन साहब आए हुए हैं। तो आपको बताना कि जो पहला गणतंत्र दिवस था 1950 का, उस समय हमारे मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट कौन थे। आपके ऑप्शन है गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया और क्वीन ऑफ इंग्लैंड। आपको बताना है कि मुख्य अतिथि कौन थे। पाकिस्तान के सेना के गवर्नर जनरल, या जो पूरे देश के गवर्नर जनरल थे उस समय, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, या इंग्लैंड की महारानी। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे कि प्रथम गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। ठीक है, उस समय एक्चुअली हम लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन चला रहे थे कि ना तो हम अमेरिका वाले खेमे में जाएंगे, ना ही हम यूएसएसआर सोवियत संघ वाले में जाएंगे। तो हम लोगों ने 3-4 देशों ने मिलकर के एक बहुत ही फेमस ग्रुप बनाया था, नैम, नॉन अलाइन मूवमेंट। कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है गुट निरपेक्ष आंदोलन, तो नैम इसको बोलते हैं, जिसमें बोला गया था कि हम जो भारत और जो भी आपके नए जो आपके स्वतंत्र देश हैं जिनको अभी अभी आज़ादी मिली थी, वो किसी तरह के गुटबाजी में पड़ना नहीं चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया था। तो आपको एक बहुत ही फेमस गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता थे, वही हमारे मुख्य अतिथि बने थे 1950 वाले में। तो जल्दी से आप जवाब देंगे। प्रथम गणतंत्र दिवस 1950 के मुख्य अतिथि गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और इंग्लैंड की महारानी। चलिए समय को समाप्त कर रहा हूँ, और आपका सही जवाब होगा दोस्तों वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे उस समय डॉक्टर सुकर्नो, जो कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के बहुत ही फेमस आपके नेता हुआ करते थे। तो यही आपके प्रथम गणतंत्र दिवस के मुख्य राष्ट्रपति थे, मुख्य अतिथि थे। याद रखिएगा 1950 का जो गणतंत्र दिवस हुआ है उसके मुख्य अतिथि थे। लेकिन आपको बताता चले कि 1950 के गणतंत्र दिवस में किसी भी तरह की परेड शामिल नहीं हुई थी। परेड शामिल होती है 1955 में, और जब पहली बार परेड हुआ था 1955 में, तब हमने बुलाया था मुख्य अतिथि के रूप में गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान को। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि गणतंत्र दिवस की जो परेड है, जो आप देखते हो सेना का जो कंटोनमेंट या जो आपके मार्च होता है राजपथ कर्तव्य पथ पे, ये 1950 में शुरू ना होकर के 1955 में शुरू हुआ था। तब अपने मुख्य अतिथि थे पाकिस्तान के गवर्नर जनरल। फिलहाल सबसे पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो, जो कि आपके गुट निरपेक्ष आंदोलन के बहुत ही फेमस नेता माने जाते हैं। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। तो अगला सवाल है आपका हिंट वाला, हर राज्य के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी और हर राज्य के बारे में हिंट के माध्यम से गेसिंग। तो इस बार आपको बताना है कि कौन सा वो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसके कुछ आपके हिंट दिए गए हैं, जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सारी खूबियां हैं। सबसे पहला हिंट तो बोल रहा है कि इस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की प्रति व्यक्ति आमदनी सबसे ज्यादा, यानी राज्य की जितनी आबादी है
राज्य के पास जितना पैसा है, अगर उसको डिवाइड करो पैसे को उसकी आबादी से, तो पूरे भारत में हर एक आदमी के हिसाब से सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो इसी राज्य में है। इसी को बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। बोलता है कि इस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। दूसरा हिंट बोल रहा है कि इट्स शेयर इट्स बॉर्डर विथ अरब सी एंड महाराष्ट्र। इस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा अरब सागर और महाराष्ट्र से जुड़ती है। तीसरा बोल रहा है कि क्रिसमस कार्निवल इज द मेन फेस्टिवल ऑफ स्टेट। क्रिसमस का जो मेला है, क्रिसमस का जो महोत्सव है, वो इस राज्य का मुख्य त्योहार है। और चौथा बोल रहा है कि इट इज़ द ओनली स्टेट हैविंग यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। बोल रहा है कि ये भारत का इकलौता राज्य है जहाँ पर आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता है। यानी यहाँ पर हर नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उस पर एक समान कानून लागू होते हैं। उन पे अलग अलग तरह के कानून लागू नहीं होते। जैसे बाकी राज्यों में देखो तो जो मुस्लिम है उनके लिए एक अलग से कानून होता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ठीक है। हिंदुओं के लिए कहीं कहीं आप देखोगे तो जो आपका अ, हिंदू स्पेशल लॉ जो है उस पर काम चलता है। तो बोलता है कि यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं है, यहाँ कोई ऐसी आपकी पर्सनल लॉ नहीं चलेगी। इस राज्य में सभी नागरिकों पे, चाहे वो किसी धर्म से हो, किसी जाति वर्ग से हो, सभी पे एक जैसा कानून चलेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि अभी मांग उठ रही है कि पूरे भारत में लागू किया जाए। तो आपको 4 हिंट दिए गए। इस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। महाराष्ट्र और अरब सागर के साथ इस राज्य की सीमा साझा होती है। क्रिसमस कार्निवाल, क्रिसमस महोत्सव इस राज्य का मुख्य त्योहार है। और ये भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ पर समान नागरिक संहिता, यानी सभी नागरिकों के लिए एक जैसे कानून की व्यवस्था है। किसी भी तरह का पर्सनल लॉ वर्क नहीं करेगा। आपके ऑप्शन है गुजरात, गोवा, लक्षद्वीप, कर्नाटक। जल्दी से आप अपने जवाब देंगे। गुजरात, गोवा, लक्षद्वीप, कर्नाटक। चलिए समय समाप्त कर रहा हूँ। और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इस सवाल के माध्यम से आपको इस राज्य के बारे में काफ़ी जानकारियाँ भी मिलती है, इसलिए इस सवाल को लाते हैं। और चलिए, आपका समय समाप्त हुआ और आपके सही जवाब है वो है गोवा। गोवा जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य भी है। तो मैंने यहाँ पर सबसे छोटा इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो बहुत इजी गेस हो जाएगा, इसीलिए अब मैं आपको इजी गेस की तरफ से हटा रहा हूँ। और अब जो है थोड़े से जो हिंट हैं वो टफ होते जाएंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा सोचने पे मजबूर किया जाए। तो याद रखिएगा, इन सारी जो खूबियां हैं, प्रति व्यक्ति इनकम सबसे ज़्यादा, अरब सागर महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा, क्रिसमस सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार, और समान नागरिक संहिता, भारत का इकलौता राज्य गोवा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। और आपका अगला सवाल है दोस्तों, 15,000 के सांकेतिक रुपए के लिए आपका सवाल है। मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की एक योजना है, मिशन इंद्रधनुष। और जितने भी सरकारी योजनाएं हैं इम्पोर्टेंट, उसमें से महत्वपूर्ण जो 12 योजनाएं थे उसका एक अलग से वीडियो आपके लिए डाला गया है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। फिलहाल आपको बताना कि ये मिशन इंद्रधनुष योजना जो है ये किस मंत्रालय से संबंधित है। कौन सा मंत्रालय जो है वो इस मिशन इंद्रधनुष को कंडक्ट करती है, चलाती है। आपके ऑप्शन है केमिकल फर्टिलाइजर एंड ड्रग मिनिस्टर, रासायनिक उर्वरक और आपके जो ड्रग औषधि मंत्रालय है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, आपके जो शिक्षा मंत्रालय है, फिर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग या परिवार कल्याण मंत्रालय, वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री, महिला और बाल विकास मंत्रालय। आपको बताना है मिशन इंद्रधनुष। अगर आपको पता है मिशन इंद्रधनुष क्या है तो शायद आप इसको आसानी से कर पाएंगे। मिशन इंद्रधनुष योजना किस मंत्रालय से जुड़ी हुई है? केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक उर्वरक और औषधि मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी आपके शिक्षा मंत्रालय, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर, परिवार एवं ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला और बाल विकास मंत्रालय। चलिए समय को समाप्त कर रहा हूँ और चलेंगे अपने जवाब की ओर। जल्दी से कमेंट में आप जवाब देते जाएंगे और आपका सही जवाब होगा दोस्तों वो है आपका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो है वो आपके इस मिशन इंद्रधनुष को कंडक्ट करता है, जिसका मुख्य लक्ष्य है कि बच्चों में जो मुख्य मेन जो जरूरत टीके हैं, जरूरत के 90% टीका फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जाएंगे, चाहे वो आपके किसी भी वर्ग से, किसी भी जाति से और भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला बच्चा हो।
तो याद रखिएगा, मिशन इंद्रधनुष बच्चों को जितने भी मेन आपके बीमारियों से लड़ने वाले टीकाकरण है वो इसके माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जाएंगे। ठीक है, और अभी आपके कमेंट सेक्शन में ये जवाब देते जाएंगे कि वर्तमान समय में भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है। जल्दी से आप ये भी जवाब देंगे, वर्तमान समय में आपके स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर से जुड़ा हुआ 25,000 के सांकेतिक रूप के लिए। बिहार का पहला एक्सप्रेसवे बन रहा है दोस्तों। एक्सप्रेसवे आपको पता होगा ये 6 लेन से ज़्यादा की सड़क होती है। 6 लेन तो मिनिमम होने चाहिए, 6 से ज़्यादा की हो सकती है। ये आपकी बिल्कुल, इसमें आप देखोगे कि टर्निंग बहुत ही कम होते हैं। इस पर गाड़ियाँ आप मिनिमम 80 के स्पीड में आप चलाओगे, मिनिमम यहाँ पे आपका होता है। तो आपको बताना है कि यूपी में आपको तो बहुत सारे एक्सप्रेसवे देखने को मिल जाएंगे, यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो बिहार में इस तरह का पहला एक्सप्रेसवे बन रहा है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि बिहार का जो फर्स्ट एक्सप्रेसवे है ये कौन से 2 शहरों को आपस में जोड़ेगी। जल्दी से आप जवाब देंगे, बिहार का पहला एक्सप्रेसवे बिहार के किन 2 शहरों को आपस में जोड़ेगा। आपके ऑप्शन है पटना टू बेतिया, औरंगाबाद टू दरभंगा, भागलपुर टू पटना और मधुबनी टू नवादा। जल्दी से जवाब देंगे कि बिहार का पहला एक्सप्रेसवे आपका कहां से कहां बन रहा है। एक्सप्रेसवे जो कि बहुत ही चौड़ी सड़क होती है, कम से कम 6 लेन की, और बहुत ही महत्वपूर्ण होती है किसी भी राज्य के लिए। चलिए जल्दी से जवाब देंगे, पटना से बेतिया, औरंगाबाद से दरभंगा, भागलपुर से पटना और मधुबनी से नवादा। चलिए समय को समाप्त कर रहा हूँ, और आपका सही जवाब होगा दोस्तों वो है आपका औरंगाबाद से दरभंगा। औरंगाबाद से दरभंगा आपका सही जवाब होगा। औरंगाबाद में एक जगह है दोस्तों जिसको बोलते हैं अमास। तो अमास जो कि आपका NH-19 पे है, मेनली आपका दिल्ली कोलकाता जो आपका GT रोड है उस पे है अवस्थित, और वहां से लेकर के ये बनेगा आपके दरभंगा तक, जो कि NH-27 जो कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पे अवस्थित है। तो इन दोनों को जोड़ने का काम करेगा। लगभग इसकी जो दूरी बोला जा रहा है वो है आपका 189, यानी लगभग 190 किलोमीटर के आसपास ये होने जा रहा है, और ये जोड़ेगा औरंगाबाद के अमास में NH-19 यानी आपके GT रोड को, और फिर इधर से जोड़ेगा दरभंगा वाले साइड में NH-27 जो है आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बिहार के लिए। ठीक है, यहाँ पर सवाल थोड़ा सा मिस्टेक हो रखा है तो उसको नहीं देखेंगे। पिछले बार का जो क्वेश्चन है वो आपका सही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक नॉट वाला सवाल आ गया फिर से, और जितने भी आज़ादी के पहले के अंग्रेजी के कानून हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आज के सवाल में आपसे पूछा गया कि विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट चार्टर एक्ट 1853। कल हम लोगों ने 1833 किया था, आज हम लोग कर रहे हैं 1853। तो आपको बताना है चार्टर एक्ट 1853 के बारे में क्या सही नहीं है। चार्टर एक्ट क्या होता है दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा बता दूं कि जब किसी भी 2 कंपनियों के बीच में किसी तरह का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उसी को बोलते हैं चार्टर। ठीक है, तो आप देखोगे कि 1857 की क्रांति के बाद के जो कानून हैं वो आपके चार्टर नाम से नहीं दिखेंगे, वो आपके काउंसिल एक्ट के नाम से दिखेंगे। और 1857 के पहले जो क्रांति के पहले का समय है वो आपका चार्टर, पिट्स, रेगुलेटिंग, इस तरह के एक्ट से नाम से जानते हैं। फिलहाल आपको बताना है कि चार्टर एक्ट 1853 के बारे में क्या सही नहीं है। पहला आपका बोला जा रहा है कि द ट्रेड चार्टर ऑफ EIC वेयर रिन्यू फॉर 20 ईयर्स। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसने पहले व्यापारी बन के आया हमारे यहाँ, फिर धीरे धीरे व्यापारी से वो शासक बन गए, जिसने हम पे लगभग शासन किया बहुत समय तक। तो आपको बताना है कि अंग्रेजों ने इस कानून के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल के लिए जो है आपका एकाधिकार दे दिया, उनको 20 साल के लिए फिर से अधिकार दे दिया कि व्यापार करने के लिए। दूसरा बोला जा रहा है कि इस कानून के माध्यम से जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव का काउंसिल है, कार्यकारिणी समिति जो है जो काम करती है, उसमें एक चौथा सदस्य जोड़ दिया गया लॉ मेंबर का। आपको बताना है, फिर से मैं आपको बताता चलूं, पहला कि इस कानून के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल के लिए और
यानी इससे 20 साल 1853 से 20 साल और के लिए एक अधिकार दे दिया गया व्यापार करने के लिए। दूसरा कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी समिति है उसमें एक चौथा सदस्य जोड़ दिया गया, जो कौन सा होगा, तो आपका विधि मंत्री होगा, विधि सदस्य होगा, कानूनी सदस्य होगा। फिर बोल रहा है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो कानून बनाएगी, उसकी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ा करके 12 कर दी गई। और आपके ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो आपको बताना है कि चार्टर एक्ट 1853 के बारे में कौन सा कानून, कौन से ऑप्शन सही नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी का 20 साल का रिन्यूअल, लॉ मिनिस्टर के रूप में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक चौथे सदस्य का आगमन, कानून बनाने वाले जो समिति है लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 12, या फिर इन तीनों में से अगर आपको कोई गलत नहीं लग रहा तो फिर आप जाएंगे नन ऑफ द एबव यानी डी के साथ। आज़ादी के पहले के सारे कानून आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसका सही जवाब होगा दोस्तों वो है आपका ए। जो आपका ए है ये गलत है, क्योंकि 1853 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है व्यापार करने के लिए यहाँ पर नहीं रही। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का काम सिर्फ एक ही रह गया कि वो अंग्रेज सरकार की एक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ शासन करेगी। यानी 1853 से पहले ये व्यापारी भी थे, लेकिन 1853 के कानून के बाद ये अब व्यापारी नहीं रहे, अब ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ के प्रशासक बन गए। तो ये सही है आपका कि जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जो कार्यकारी समिति है जो पूरे भारत में मेन काम करेगी, उसमें पहले 3 मेंबर था, उसमें एक चौथा सदस्य जोड़ दिया गया जो कि आपका विधि सदस्य था। और लॉर्ड मैकाले, नाम याद रखिएगा, लॉर्ड मैकाले आपके चौथे सदस्य थे जो यहाँ पर विधि मंत्री बनकर के आए थे। ये भी सही है कि जो कानून बनाने वाली आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ा करके 12 कर दी गई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके जितने भी ऐसे कानून हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और सेशन अच्छा लग रहा हो तो इसको शेयर करते जाएंगे, साथ ही साथ नोट करते जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको पहुंचाने का काम करें, क्योंकि मेहनत काफ़ी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इतिहास का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, मैंगलोर की संधि। संधि समझते हो ना, जब आप किसी दो के बीच में किसी तरह के दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए, चाहे वो खुशी से बढ़ाएं चाहे वो मजबूरी में बढ़ाएं। तो पहले तो सिर्फ मजबूरी में ही बढ़ते थे। यहाँ आपको बताना, द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वाज इन द ईयर, किस वर्ष मैंगलोर की संधि की गई थी। मैंगलोर की संधि, इसके बारे में आपको मैं बताता चलूं कि मैंगलोर की संधि की गई थी हल्दी घाटी के दूसरे युद्ध में। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो हल्दी घाटी का जो दूसरा युद्ध था जिसमें हैदर अली, जो कि आपका टीपू सुल्तान के पिता थे, उनके और अंग्रेज़ों के बीच जो युद्ध हुआ था हल्दी आपका, तो उसके उस युद्ध में आपका जो मैसूर का युद्ध हो रहा था हल्दी घाटी वाला, तो उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। सॉरी, हल्दी घाटी नहीं, वो आंग्ल मैसूर युद्ध बोलते हैं। हल्दी घाटी तो आपके महाराणा प्रताप के साथ हुआ था। आंग्ल मैसूर युद्ध जो था, तो इसका सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध के समय आपको ट्रीटी ऑफ मैंगलोर देखने को मिल जाएगा। और ये आपका कब हुआ था आपको बताना है। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, मैंगलोर की संधि 1780, 1784, 1576, 1526। जल्दी से आप इसको जवाब देंगे। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो द्वितीय आपका आंग्ल मैसूर युद्ध के समय यहाँ पर साइन होता है। इस युद्ध में आपको मैं बता दूं कि लगभग हैदर अली मारा जाता है और टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में ये संधि होती है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। जल्दी से आप इसका जवाब देंगे और इसका समय समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों। और सही जवाब है वो है आपका 1784, 1784 में आपका ये ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होता है साइन, जो कि आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर एक तरफ अंग्रेज, दूसरी तरफ मैसूर के सुल्तान, जो पहले आपका हैदर अली उसके बाद उनके पुत्र थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ लगातार अपने आप को और अपने राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते थे, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइंस का एक अच्छा सवाल है, इजी है बट फैक्चुअल है। पोटैटो, आलू,
पोटैटो इज विच पार्ट ऑफ प्लांट। आपको बताना है जो आलू है वो पौधे का कौन सा भाग है। जो आलू हम लोग खाते हैं ये आलू जो है पौधे का कौन सा भाग है। आपके ऑप्शन है स्टेम यानी तना, फ्लावर यानी फूल, रूट यानी जड़, लीफ यानी पत्ता। बहुत ही इजी सवाल है। पोटैटो आलू आपका पौधे का कौन सा भाग है। स्टेम तना, फ्लावर फूल, रूट जड़ और लीफ पत्ता। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे और बहुत ही इजी सवाल है दोस्तों। कुछ समय समाप्त करते हैं और इसका सही जवाब होगा वो है आपका स्टेम। तो याद रखिएगा जो आलू है वो आपका तना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपका अगला सवाल है सीने बार। ये केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण सवाल है। सीने बार इज एन ओर ऑफ विच मेटल। सीने बार के जो है किस धातु का अयस्क है। अयस्क आपको पता होगा कि वो चट्टान होता है जिससे हम लोग खनिज को निकालते हैं, धातु का निष्कासन करते हैं। तो आपको बताना है सीने बार जो है किस धातु का अयस्क है। इससे पहले हम लोगों ने बॉक्साइट, मैग्नेटाइट ऐसे कुछ कुछ अयस्क कर रखे हैं। जिंक ब्लेड हमने कर रखा है, जर्मन सिल्वर कर रखा है, नहीं किया तो कर लेंगे। तो आपको बताना है सीने बार जो है किस धातु का अयस्क है। आपके ऑप्शन है निकेल, कॉपर, जिंक या मरकरी। निकेल, तांबा, जिंक और पारा। सीने बार किसका अयस्क है। आप जल्दी से अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। चलिए समय समाप्त हुआ और इसका सही जवाब होगा दोस्तों वो है आपका सीने बार जो है वो है आपका मरकरी यानी पारे का अयस्क। और आपको पता है कि उस चट्टान को बोलते हैं जिससे हम लोग धातु का निष्कासन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से पॉलिटी का एक बहुत ही अच्छा सवाल और इजी सवाल है। विच ऑफ द बेसिस क्राइटेरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोकसभा सीट। आपको पता होगा कि वर्तमान समय में भारत में 543 ऐसे सीट हैं जिसपे निर्वाचन इलेक्शन होता है। और अभी देख लो तो लगभग 10 दिन बाद आपके चुनाव के डेट की घोषणा होने जा रही है और जिसमें लगभग मार्च अप्रैल मई में चुनाव होंगे लोकसभा के। तो आपको बताना है कि लोकसभा के जो सीट है हर राज्य में अलग अलग होते हैं। तो आपको मेनली बताना है कि लोकसभा के जो सीट का बंटवारा है वो किस आधार पे होता है, उसका क्राइटेरिया क्या है, किस आधार पे लोकसभा के सीट राज्यों में बांटे जाते हैं। आपके पहले ऑप्शन है एरिया यानी क्षेत्रफल, जो जितना बड़ा राज्य उसके पास उतनी बड़ी ज़्यादा सीटें। दूसरा बोल रहा है कि पॉपुलेशन, जिसकी जितनी आबादी ज़्यादा उसके पास उतनी ज़्यादा सीटें। तीसरा पर कैपिटा इनकम, जिस राज्य की जितनी ज़्यादा आमदनी उसके पास उतनी ज़्यादा सीटें। और चौथा बोल रहा है कि लैंग्वेज, यानी हर भाषा के राज्यों के लिए अलग अलग सीट की संख्या निर्धारित है। तो आपको बताना है कि लोकसभा के जो सीट है उसके बंटवारे के लिए किस आधार पे किया जाता है। क्षेत्रफल, जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय या भाषा। बहुत ही इजी सवाल है और लोकसभा के चुनाव के कारण ये सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। जल्दी से आप जवाब देंगे। चलिए समय समाप्त करता हूँ और इसका सही जवाब है दोस्तों पॉपुलेशन। जो आपका पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसके आधार पर लोकसभा की सीट का वितरण किया जाता है। और आपको बताते चलें कि अभी वर्तमान समय में 543 जो लोकसभा की सीट है इस पर चुनाव होता है। और ये जो जनसंख्या जिस आधार पर इसको बांटा गया है इसकी जनगणना, इसके लिए हम लोगों ने 1971 की जनगणना को लिया है। 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक सीट का बंटवारा वैसे ही रहेगा। 2026 के बाद जो फिर से सीटों का रीस्ट्रक्चर किया जाएगा, फिर से सीटों को पुनर्गठित किया जाएगा और उस समय यूज करेंगे हम लोग 2031 या 2021 के आपके जनगणना का। तो वर्तमान समय में याद रखिएगा कि लोकसभा के जो सीट हैं जनसंख्या के आधार पर बांटे गए हैं और इसमें जो हम लोगों ने जनगणना यूज किया है वो यूज किया 1971 की। और 2026 तक ऐसे ही ये बना रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो याद रखेंगे जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की सीटों का वितरण किया जाता है। चलिए आज का सेकंड लास्ट सवाल और फिर से करंट अफेयर से या ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैविंग हाईएस्ट मेज प्रोडक्शन। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जैसे चावल के उत्पादन में कौन सा देश फर्स्ट है,
गेहूं में कौन सा है? तो आज आपसे हमने पूछा है कि जो मक्का है, मेज है, उसका जो सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा मकई, मक्का, भुट्टा का उत्पादन करेगा? आपके ऑप्शन है चाइना यानी चीन, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको आप अमेरिका भी बोल सकते हो, इंडिया यानी भारत, और ब्राजील। बताना है चीन, अमेरिका, भारत और ब्राजील, इन चारों में से वो कौन सा देश है जो दुनिया में सबसे ज्यादा मेज यानी मक्के का उत्पादन करता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। मक्के का सर्वाधिक उत्पादन दुनिया में कौन सा देश करेगा? चीन, अमेरिका, भारत या ब्राजील? चलिए समय को समाप्त कर रहे हैं और सेशन को शेयर करते जाएंगे, लगातार लाइक करते जाएंगे, और साथ ही साथ आपको ये सेशन कैसा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताते चलेंगे। और आपका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो है आपका यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका वो देश है जो सबसे ज़्यादा आपका मक्के का उत्पादन करता है। तो याद रखिएगा। चावल के मामले में अगर बात की जाए तो अभी के समय में चीन जो है सबसे ज़्यादा चावल और कपास का उत्पादन करता है। साथ ही साथ गन्ना का भी सर्वाधिक उत्पादन अभी देखोगे तो कहीं ना कहीं इसमें चीन जो है बाजी मार रहा है। ठीक है, आज का आखिरी सवाल। सिख धर्म से कुछ न कुछ हमेशा नई जानकारियां आपके लिए आ जाती है। तो आज आपको बताना कि विच सिख गुरु कंपाइल द होली गुरु ग्रंथ साहिब। जैसे आपको पता होगा कि हमारे हिंदू धर्म में महाभारत, रामायण, रामचरित्र मानस, भगवत गीता हमारे धार्मिक ग्रंथ है। मुस्लिम धर्म में, इस्लाम में आप देखोगे कि उनका जो कुरान है वो पवित्र ग्रंथ है। वैसे ही देखो कि सिख धर्म में उनके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक है वो है उनका आदि ग्रंथ जिसको बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। तो आपको बताना कि वो कौन से सिख गुरु थे जिसने कंपाइल किया था, जिसने आपका संकलित किया था वो इस पूरे गुरु ग्रंथ साहिब को। तो आपको बताना है कौन से सिख गुरु ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। संकलन का मतलब होता है कि हर गुरु ने कुछ ना कुछ बताया तो उन सबको एक जगह पर लिख करके एक पुस्तक का आकार देना, इसी को बोलते हैं संकलन। तो आपको बताना है कौन से वो गुरु थे जिसने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था, उनको लिख करके एक जगह पे एक पुस्तक का रूप दिया था। आपके ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे कि वो कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। जल्दी से जवाब देंगे। गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर। चलिए समय को समाप्त कर रहे हैं और आपका सही जवाब होगा दोस्तों वो है आपका गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने आपका गुरु ग्रंथ साहिब, जिनको आदि ग्रंथ भी बोलते हैं सिख धर्म के लोग, तो इस आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। याद रखिएगा, इनको लिपिबद्ध किया था। ठीक है, तो ये रहे आज के आपके आखिरी सवाल और इसके साथ ही आपका ये सेशन समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने प्यार, अपनी भावनाओं को कमेंट सेक्शन में दिखाइए। लोगों के साथ इस चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ भगवान का नाम जपते रहिए, साथ ही साथ देश दुनिया के लिए कुछ न कुछ नए गुणों का समावेश करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।